अगर आप भी ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो और आपका जो पेपर होने वाला है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, कौन सा पेपर होगा? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो आपके सामने फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, तो ये क्लास आपके लिए ही है। इसके अंदर अपन कंप्लीट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे 10% बता दूंगा कि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। सारी चीजें आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। साथ के साथ ये जो क्लास है इसके अंदर आपको सारा के सारे कॉन्सेप्ट है उसका भी रिवीजन देखने को मिलेगा। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे भाई आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई? आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे रहने वाला, आपकी परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है भाई, आपकी जो परीक्षा होती है उसके अंदर जो 3 घंटे की होती है, कितने देर की होती है भाई? 3 घंटे की होती है ज्योग्राफी का। और आपके सामने इसमें ना 2 प्रकार के पेपर होते हैं। एक तो थ्योरी का जो आपके सामने पेपर होता है, प्लस आपका प्रैक्टिकल भी होता है। क्यों? ज्योग्राफी में आपके सामने दोनों चीजें होती है, प्रायोगिक परीक्षा भी होती है, प्लस आपके सामने जो थ्योरी है उसका भी पेपर देखने को मिलता है। समझ में आ गया? इसके लिए आपको जो थ्योरी का पेपर, अब अपन जिस चीज के बारे में चर्चा करेंगे वो हो गया आपका जो पेपर देखने को मिलेगा थ्योरी का। इसका जो थ्योरी का आपके सामने जो पेपर देखने को मिलेगा उससे संबंधित आपके सामने सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले। थ्योरी के पेपर की बात करूं आपके सामने, तो इसमें 2 प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, उसमें एक प्रकार के रेगुलर के विद्यार्थी हैं, दूसरे आपके सामने नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं। किसके? एक तो रेगुलर विद्यार्थी हैं, दूसरे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हैं। रेगुलर के लिए पेपर आपके सामने 80 नंबर का देखने को मिलता है और नॉन कॉलेज वालों के लिए पेपर 100 नंबर का देखने को मिलता है। पास होने के लिए बात करें आपके सामने, तो पास होने के लिए रेगुलर वालों को 32 नंबर चाहिए होते हैं और नॉन कॉलेज वालों को 40 नंबर आपके सामने पास होने के लिए चाहिए होते हैं। नॉन कॉलेज मतलब प्राइवेट के विद्यार्थी, और रेगुलर विद्यार्थी जो आपके जिन्होंने किसी एक कॉलेज से एडमिशन ले रखा और उसके माध्यम से पूरी कॉलेज रेगुलर कर रहे हैं, उनको 32 नंबर चाहिए होते हैं। समझ में आ गया? बस अंक बार का डिफरेंस है, बाकी पर्सन चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, आपको समान रूप से पूछे जाते हैं। बस ये है कि थोड़ा बहुत अंकों का अंक बार का फर्क आ जाता है। अब समझे आपके सामने कि प्रश्न कैसे आता है। प्रश्नों की बात करें आपके सामने, क्वेश्चन का फॉर्मेट की बात करें कि आपके सामने जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन है उनका क्या फॉर्मेट होगा, क्योंकि काफी बदलाव देखने को मिला है। आपका पेपर है वो 2 भागों में बटा रहता है। कितने भागों में? 2 भागों में, पार्ट ए और पार्ट बी। किसमें बटा रहता है? 2 भागों में बटा रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए, खंड ए, जिसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है इसमें, पार्ट ए में आपके सामने 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है और प्लस 5 क्वेश्चन। क्या? 5 प्लस 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं मैप के। समझ में आ गया? और 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं आपके सामने एमसीक्यू के। अलग अलग देखने को मिलते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें लिखने का कोई झंझट आपको है नहीं। 5 क्वेश्चन आपको मैप के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू के देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो अच्छे से मैप के प्रश्न भी आपको तैयार कर लेने हैं। और मैप के प्रश्न किससे संबंधित से आएंगे? भारत के जो इंडिया है उससे संबंधित देखने को मिलते हैं। बाकायदा मैंने मैप का एक पूरा का पूरा वीडियो करा रखा है। आपको सिर्फ इतना सर्च करना है, मैप ऑफ इंडिया बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। समझ में आ गया? आपको देखने को मिल जाएगा। काफी बच्चों को सवाल आता है, सर मैप के क्वेश्चन कहां से पढ़े? तो मैप ऑफ इंडिया बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन, बाई यूनिवर्सिटी चैंपियन जाकर सर्च कर लेना, आपको मैप की क्लास देखने को मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ये जाकर सर्च कर लेना। अगले वाले बिंदु की बात करें, अगले वाले खंड की बात करें, तो आपके सामने पेपर में देखने को मिलेगा पार्ट बी। पार्ट बी की, खंड बी की बात करूं आपके सामने, तो इसके अंदर आपकी 4 यूनिट है। कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
प्रत्येक यूनिट से आपके सामने 2-2% देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? प्रत्येक यूनिट से 2-2% देखने को मिलेगा। इसमें से आपको क्या करना है? कोई एक पर्सन पढ़ना है। क्या करना है? इसमें से कोई एक पर्सन आपको अच्छे से पढ़ना होता है। तो टोटल कितने क्वेश्चन पढ़ने होते हैं भाई? 4 क्वेश्चंस आपको टोटल पढ़ने होते हैं। मतलब प्रत्येक यूनिट से 2-2% आते हैं, तो कुल 8% आते हैं। उसमें से 8 में से कुल 4 क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे, उन 4 क्वेश्चनों को आपके सामने क्या है, उनको तैयार करके जाना होता है। समझ में आ गया? प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको लगभग लगभग आपके सामने 200 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है भाई? 200 शब्दों में आपके सामने सॉल्यूशन बनाना होता है। 200 का शब्दों का अर्थ है लगभग आपके सामने एक पेपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओ तो 2 पेज में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। साथ के साथ अगर आप जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करते हो, क्या करते हो? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखते हो, उसका सॉल्यूशन बनाते हो, तो उसमें भाई आपको कुछ चीजें को जरूर से ध्यान रखना है। जितने भी ज्योग्राफी के आपके सामने भूगोलविद हैं, उनके कथन जरूर लिखो। अगर कहीं पर कथन दिख जाए आपकी पुस्तक के अंदर, उस कथन को तो रट लो और उसको ब्लैक पेन से आपको जरूर से लिख कर आना। समझ में आ गया? साथ के साथ अगर आपको मैप बनाना आता है तो उसका जरूर से प्रयोग करें। और आपके सामने जो इस प्रकार की अगर कोई सूचना देनी हो, सब हेडिंग बनानी हो, तो इन्फोग्राफिक्स का भी प्रयोग कर सकते हो। इन सब चीजों को आपको अच्छे से प्रयोग करना होता है। तो ये था आपका सामने पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। क्या एग्जाम का जो आपके सामने पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा, उसके बारे में अपन ने विस्तार से देख लिया है। अब आगे की तरफ अगर अपन देखें तो अपन सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला बिंदु है भारतीय जलवायु को आकार देने वाले कारक, यूनिट फर्स्ट। क्या है? जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें ये जो पॉइंट देखने को मिलेगा, भारतीय जलवायु को आकार देने वाले कारक व मानसून इंजन कैसे काम करता है। समझ में आ गया? तो इंडिया, भारत में सबसे पहले मानसून वाला टॉपिक आपका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक है वो देखने को मिलते हैं। पहला है भारत की मानसून की स्थिति व विस्तार। क्या देखने को मिल रहा है भाई? भारतीय जलवायु होती है, उसकी स्थिति कैसी है और उसका विस्तार कैसा, उससे संबंधित। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से वो फैक्टर हैं, क्या है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो क्या करते हैं आपके सामने जो जलवायु है, जो मानसून है, क्या है, जो इंडिया का जो मानसून है, भारत का जो मानसून है उसको इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? भारत के जो मानसून है उसको प्रभावित करते हैं। अगले वाला पॉइंट है अल नीनो। अल नीनो क्या होता है? दक्षिणी दोलन क्या होता है? और जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? तो अल नीनो क्या होता है, दक्षिणी दोलन क्या होता है और जेट स्ट्रीम क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। स्थिति व विस्तार के बारे में बताना है और कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो आपके सामने इफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये कुछ बिंदु हैं। अगले वाले की बात करें आपके सामने, जो मानसून है उसकी प्रणाली कैसे काम करती है, उसमें दो सिद्धांतों को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक तो शास्त्रीय सिद्धांत बताना आपको कि कैसे आपके सामने जो तापमान है वो समुद्र का तापमान और जो जो पृथ्वी के तापमान, उसमें कितना जो अंतर देखने को मिलता है। एक शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। दूसरा वायु राशि सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। कौन सा? वायु दाब, जो वायु होती है, हवा होती है, वो कितना प्रभावित करती है मानसून वगैरह को, उसके बारे में आपको बताना। तो दोनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ना होता है यूनिट फर्स्ट में। वो शास्त्रीय सिद्धांत और वायु राशि सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना होता है। चलिए अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। किसकी तरफ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, भारतीय मानसून की उत्पत्ति तंत्र को व्याख्या करते हुए शास्त्रीय सिद्धांत को बताइए। क्या बताना आपको? भारतीय मानसून को किसको परिभाषित करना है? भारतीय मानसून को परिभाषित करना है। भारतीय मानसून को उत्पत्ति, कि भारतीय मानसून जब बनता है तो उसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, क्या बताना आपको? भारतीय मानसून जब बनता है तो उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और पूरा का पूरा तंत्र कैसे काम करता है, क्या बताना आपको? भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका तंत्र कैसे काम करता है, और शास्त्रीय सिद्धांत व वायु राशि सिद्धांत का विश्लेषण करना है। दोनों बताना आपको। शास्त्रीय सिद्धांत कैसे काम करता है और वायु राशि सिद्धांत कैसे काम करता है, दोनों के बारे में विस्तार से बताना है। Explain the mechanism of Indian monsoon, analyze the classical theory and air mass theory। क्या करना आपको? मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून के बारे में बताना है। क्या करना आपको? मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून के बारे में आपको विस्तार से बताना है। साथ के साथ क्लासिकल थ्योरी,
दोनों थ्योरी के बारे में बताना, क्लासिकल थ्योरी कैसे काम करती है और एयर मास थ्योरी कैसे काम करती है, दोनों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आपके सामने बढ़े। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है, भारत का जो जलवायु है, क्या है, भारत की जो जलवायु है वो कैसे इफेक्ट होती है, क्या होती है भारत की जो जलवायु वो कैसे इफेक्ट होती है, उसको इफेक्ट करने वाले जितने भी प्रमुख फैक्टर हैं, क्या है, जितने भी आपके सामने जो प्रमुख फैक्टर हैं, मेजर फैक्टर हैं, उसके बारे में आपको बताना है, विस्तृत रूप से वर्णन करना है। डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जो आपके सामने क्लाइमेट है भारत का वो कैसे इफेक्ट होता है, उसके पीछे कौन कौन से मेजर फैक्टर होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर आगे बढ़े तो अल निनो दक्षिण दोलन एवं जेट स्ट्रीम में भारतीय मानसून को प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, अल निनो कैसे काम करता है, दक्षिण दोलन कैसे काम करता है और जेट स्ट्रीम कैसे काम करता है, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ अल निनो साउथर्न ऑसिलेशन एंड द जेट स्ट्रीम ऑन द इंडियन मानसून। भारतीय मानसून में अल निनो कैसे काम करता है, साउदर्न ऑसिलेशन कैसे काम करता है और जेट स्ट्रीम्स कैसे काम करती हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। ये थे तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित। किससे संबंधित, यूनिट नंबर फर्स्ट से संबंधित थे, जिसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। किसके बारे में, यूनिट नंबर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे अपवाह तंत्र की संरचना व मृदा संरक्षण से संबंधित, अपवाह तंत्र कैसे काम करता है आपके सामने, है ना, और जो मृदा है, मिट्टी है, क्या है आपके सामने जो सॉइल है, सॉइल कंजर्वेशन हमें कैसे करने चाहिए, मिट्टी को हमें कैसे संरक्षित करना चाहिए, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक तो अपवाह तंत्र से संबंधित पूरे और मृदा सॉइल कंजर्वेशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला होता है अपवाह तंत्र के 3 भागों में बटा रहता है। अपवाह तंत्र कितने भागों में बटा है, 3 भागों में। पहले वाला आपके सामने हिमालय नदियां। अपवाह तंत्र वो चीजें होती हैं जहां से नदियां निकलती हैं, तो उसके वजह से कहीं पर आपके सामने कोई घाटी बनती है, कहां से आपके सामने मैदानी क्षेत्र बनता है, कहां पर आपके सामने जो पूरा डेल्टा बनता है ना, जल मंडरू बनता है। तो अलग अलग चीजें जो जहां से जिनका निर्माण होता है, उसी क्षेत्र को जिन जिन क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं उसी को अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो भारत में नदियों को 3 प्रमुख भागों से अपन बांट सकते हैं। पहली वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। कौन सी नदियां, पहली वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उनको हिमालयन अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी इसमें प्रमुख, पहली है गंगा नदी। कौन सी है भाई, गंगा नदी। पूरा का पूरा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, कुछ भाग झारखंड का, बंगाल, पंजाब और हरियाणा का कुछ क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, गंगा के मैदानों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गंगा के मैदानों के द्वारा इनका निर्माण होता है। उसके बाद में सिंधु नदी, सिर्फ सिंधु नदी अकेली ही नहीं, उसके जितने भी जो सहायक नदियां हैं, सतलज हो गई आपके सामने, व्यास नदी हो गई, है ना, रावी नदी हो गई, और अन्य जितनी भी जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो पूरा का पूरा पंजाब का जो आपके सामने जो रीजन होता है, आपके सामने कुछ हरियाणा का क्षेत्र हो गया, और आपके सामने J&K का, जम्मू कश्मीर का जो मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र है, उसका निर्माण करने वाली कौन सा नदियां भाई, सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी का अपवाह तंत्र कैसे काम करता है। अगले वाली होती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र की नदी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जहां से बहती है, जैसे कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इन सभी क्षेत्रों में, और आगे जाकर जो बंगाल है जिसमें गंगा नदी में भी खुद जाकर मिलती है, तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट हो गया उसका काफी क्षेत्र, क्यों, सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी अकेली थोड़ी, उसकी सहायक नदियां भी होंगी, क्या होंगी, उसकी सहायक नदियां भी होंगी, उसकी सब्सिडरी रिवर्स भी होंगी, वो उसको क्या करती हैं आपके सामने, उससे भी आपके सामने क्या मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। तो ये कुछ आपके सामने नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। अगले वाली नदियों की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, पेनिसुलर रिवर्स, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो वो नदियां जिनका आपके सामने जो पठारी क्षेत्र है, जो भारत का जो पठारी क्षेत्र है आपके सामने पेनिसुलर इंडिया है, वहां से निकलती हैं साउथ की तरफ। तो इसमें प्रमुख नदी है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ये खुद नदियां
और इनकी आपके सामने सहायक नदियां जैसे गोदावरी हो गई, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र में, आपके सामने कर्नाटक का भी कुछ भूभाग में क्या करती हैं, अपना आपके सामने जो मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। क्या करती है, मैदानी क्षेत्र, साथ के साथ कुछ जो घाटियों वगैरह का भी निर्माण करने का काम करती है। कृष्णा नदी आपके सामने तमिलनाडु, केरल, कुछ आपके सामने कर्नाटक वगैरह में इस नदी का मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है। कावेरी नदी केरल के अंदर। अगले वाले नदियों की बात करें, आपके सामने अंतरदेशीय नदियां, आपके सामने कोई भी जो एक देश के अंदर बहने वाली नदियां, मतलब वो नदियां जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या होती है, वो नदियां जो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, समुद्र या महासागर के अंदर अपना पानी न गिराकर खुद एक अपने अपवाह तंत्र में, मतलब अपने बहाव वाले क्षेत्र में पूरी हो जाती है, उनको अंतरदेशीय नदियों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि लूणी नदी राजस्थान के अजमेर क्षेत्र से निकलती है और आपके सामने रण के कच्छ के अंदर ही आपके सामने क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ऐसे माही नदी है, ये बिल्कुल आपके सामने निकलती भी है और समुद्र के अंदर गिरती है। ऐसा कुछ उदाहरण साबरमती नदियों का है। तो ये अंतरदेशीय नदियां होती हैं, जो कुछ नदियां तो बीच में विलुप्त हो जाती हैं, कुछ नदियां होती हैं जो देश के अंदर रहती हैं, है ना। इनके द्वारा, इन नदियों के द्वारा मुख्यतः घाटियों का निर्माण होता है। क्या होता है, घाटियों का निर्माण होता है। तो ये अलग अलग उपतंत्र है जिनके बारे में पढ़ना है। अगले वाला आपको जो टॉपिक पढ़ना होता है वो सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। किसके बारे में, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है, मृदा संरक्षण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना भाई, मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, मृदा संरक्षण। अलग अलग प्रकार के आपके सामने खेती के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट होता है वहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में आपको कृषि करना बहुत ज्यादा मुश्किल, तो लोगों ने इसका क्या विकल्प निकाला भाई, सीढ़ीदार खेत बना दिए। तो अब जैसे कि पहाड़ से बारिश होती है तो सीधा पानी नीचे की तरफ आता है, तो जो ऊपरी परत जो उपजाऊ मिट्टी होती थी वो कट जाती थी। इसके वजह से सीढ़ियों का निर्माण करा दिया गया। तो यहाँ पर जो पानी आया वो यहाँ पर रुक गया, फिर यहाँ पर, इससे क्या है, जो खेतों का संरक्षित रहती है। काउंटर पॉलिंग और जो अलग अलग प्रकार के जुताई करने के तरीके होते हैं। मिट्टी का अपन अध्ययन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, क्रियान्वयन कर सकते हैं और उसकी निगरानी करके प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 2 में आपको अन्य चीजें पढ़नी है, जैसे प्राकृतिक वनस्पति और प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या पढ़नी है, जो आपके सामने जो नेचुरल वेजिटेशन एंड आपके सामने जो प्रमुख सेंचुरी है उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। समझ में आ गया, जिसमें जिम कॉर्बेट के बारे में पढ़ना है। जिम कॉर्बेट आपके सामने असम में है। पेरियार के बारे में पढ़ना है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ना है, काजीरंगा के बारे में पढ़ना है। और जिम कॉर्बेट सॉरी उत्तराखंड में, वही गलत बता दिया था मैंने, है ना। पेरियार के बारे में पढ़ना है, काजीरंगा और रणथंभौर के बारे में आपको पढ़ना है। तो इन सब आपके सामने जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होता है यूनिट नंबर 2 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें अपन, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 का। पहला, भारत के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण करते हुए क्या करना आपको, जो भारत के अंदर जो अपवाह तंत्र, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम मैंने बता दिया आपके सामने, जो नदियां बहती हैं उस क्षेत्र से तो उसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। उसका वर्गीकरण करना तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं आपके सामने, जो मेजर फीचर्स के बारे में बताना है। क्या बताना है, मेजर जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। भारत में अपवाह तंत्र के बारे में बताओ तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा पर्सन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। क्लासिफाई द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन इट्स मेजर फीचर्स। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, क्या होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके बारे में बताना है और एक्सप्लेन करना, उसके मेजर फीचर्स होते हैं उसके बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं आपके सामने, भारत की मृदाओं के प्रकार तथा मृदा संरक्षण के उपायों के बारे में बताइए। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, है ना, आपके सामने अन्य जो लवणीय मिट्टी जो पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार के जो मिट्टियों के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है और उस मिट्टी को संरक्षित कैसे किया जाता है, सॉइल कंजर्वेशन अपन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको एक विस्तार से टिप्पणी करनी है। एनालाइज द टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। क्या करना है, सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में बताना है और कंजर्वेशन के मेथड कितने होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें,
भारत की वनस्पति प्राकृतिक वनस्पतियां प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों का वर्णन कीजिए। क्या करना है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति कौन सी होती है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, उसके बारे में बताना है। और मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, इनके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना होता है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, अगर अगले वाले क्वेश्चन नहीं, अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ। अगला प्रश्न है, खनिज व ऊर्जा संसाधनों के नैदानिक वर्गीकरण क्या होता है। जो खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उसके बारे में बताना है। और ऊर्जा के संसाधन होते हैं, समझ में आ गया, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। पहला है धात्विक खनिज, जो खनिज होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, उनमें आपके सामने जो सबसे पहले मेटेलिक मिनरल्स, लोहा एस्क के बारे में बताना है कि भाई लोहा एस्क है, उसकी खदानें कहां पर पाई जाती है ना, लोहे की। साथ के साथ कौन कौन से प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, बॉक्साइट, सोना, चांदी, जस्ता और सीसा। तो इसमें तो आपके सामने लोहा एस्क और आपके सामने जो होता है उसके बारे में सब, इस धात्विक खनिजों में लोहा एस्क सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ में आ गया। अगले वाले होते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिजों की अब्रेक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, वैग्नाइट और जिप्सम। छोड़ देना, एक भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। पारंपरिक ऊर्जा की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा यहां से। यहां पर आपके सामने बता दूं कौन कौन सा इसमें लो एस का आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोयला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों से 1-1% तैयार आपको देखने को मिलता है खनिजों में। अगले वाले की बात करें, ये सारे के सारे आपके सामने, जो पहले वाला टॉपिक था खनिज वाला था, ऊर्जा में पहले पारंपरिक खनिज, अब नवीनीकरण ऊर्जा। क्योंकि आपको पता भाई धीरे धीरे जो हरित ऊर्जा की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है, तो हरित ऊर्जा को आगे बढ़ाने का काम कौन करते हैं भाई, नवीनीकरण के ऊर्जा संसाधन करते हैं। इसमें जो अलग अलग प्रकार के ऊर्जा संसाधन होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई और बायोमास ऊर्जा हो गई, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो ये पर्सन भाई सौर ऊर्जा से पर्सन आएगा क्या, तो या फिर सीधा सीधा पूछ लेगा कि नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में विस्तार से बताइए, है ना। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी यूनिट नंबर 3 है, जिसमें आपको खनिजों के बारे में पढ़ना है और ऊर्जा संसाधनों के बारे में आपको पढ़ना है। अगले वाला है आपके सामने उद्योग से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित प्रश्न, उद्योग से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। हाँ, यहाँ पर आपके सामने उद्योगों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है लोहा और इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। क्योंकि आपको पता है लोहा है ना, लोहा और एल्यूमिनियम, ये कोई भी उद्योग की रीढ़ की हड्डी होती है। भाई कोई भी एक चीज देख लो आप, आपके घर में कोई भी, आपके आसपास कोई भी वस्तु है, उसमें कुछ ना कुछ लोहे का प्रयोग होगा, लोहे और स्टील का प्रयोग होगा। कोई भी उद्योग होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके सामने लोहे और स्टील का जरूर से प्रयोग देखने को मिलता है। उसके अलावा आपके सामने जो अन्य उद्योग होते हैं, जिसमें वस्त्र उद्योग हो गया और आपके सामने जूट वगैरह है, उसका जो उत्पादन देखने को मिलता है, तो वस्त्र और जूट का उद्योग हो गया। सीमेंट उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग भी काफी ज्यादा आपके सामने पॉपुलर उद्योग है भाई। और चीनी का आपके सामने जो प्रोडक्शन हो गया, तो ये काफी ज्यादा उद्योग है। लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये दो ही है, वस्त्र कपास वाला और लोहे और इस्पात वाला उद्योग। यहीं से प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपको कहता है भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों के वितरण एवं आर्थिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है आपको, भारत में जितने भी तो प्रमुख खनिज हैं, क्या है, भारत में जितने भी प्रमुख खनिज हैं उसके बारे में बताना है, तथा उस संसाधनों का वितरण कैसे होता है और आर्थिक महत्व कैसे होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द मेजर मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। क्या करना है आपको, एनालाइज करना है, एनालाइज करना है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कैसा है। मतलब सीधी सीधी बात है, भारत के अंदर प्रमुख खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पर बटे हुए हैं उनके बारे में बताना है, उनका वितरण कहाँ पर है और उनका आर्थिक महत्व क्या है। और क्या बताना है, उनका आर्थिक महत्व क्या है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की आपके सामने बात करें। पहला प्रश्न है,
भारत के ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत वर्णन करते हुए नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? भारत में ऊर्जा संसाधन क्या है? भारत में जो ऊर्जा संसाधन है, भारत में जो ऊर्जा संसाधन है वो कैसे बटे हुए हैं, कहां कहां पर ऊर्जा के संसाधन है, और इसमें भी नवीनीकरण ऊर्जा, और नवीनीकरण ऊर्जा को भी जब विस्तार से पढ़ो तो सौर ऊर्जा को विस्तार से पढ़ लेना भाई। किसको? सौर ऊर्जा को विस्तार से पढ़ने की जरूरत होती है। जब भी आप पढ़ रहे हो तो सौर ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? नवीनीकरण ऊर्जा में आपको सौर ऊर्जा को अच्छे से पढ़ना है। कौन सी ऊर्जा को अच्छे से पढ़ना है भाई? सौर ऊर्जा को अच्छे से पढ़ना है। यहीं से प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। और अगर नवीनीकरण ऊर्जा का प्रश्न आए तो सौर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, अन्य ऊर्जाओं के बारे में भी आपको बताना है। डिस्क्राइब द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। क्या करना है? जो रिन्यूएबल एनर्जी है, क्या है? जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, भारत के लोहा इस्पात वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? भारत में जो लोहा इस्पात का उद्योग है, कौन सा उद्योग है? लोहा इस्पात का उद्योग। कौन सा उद्योग भाई? लोहे इस्पात का उद्योग है। मैंने बार बार आपको बोला था कि आयरन और स्टील का जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके साथ आपके सामने वस्त्र उद्योग को भी पढ़ना होता है। कौन सा उद्योग को? वस्त्र उद्योग को भी विस्तार से पढ़ना होता है। इन दोनों के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। लोहा इस्पात उद्योग कैसे काम करता है, वस्त्र उद्योग कैसे काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ आयरन स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या करना है? एनालाइज करना आपको, एनालाइज करना आपको फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके सामने आयरन स्टील उद्योग को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया के अंदर। चलिए भाई अगले वाले यूनिट की तरफ अगर अपन आगे बढ़े तो यूनिट नंबर आपके सामने जो 4 आती है, कौन सी है भाई? यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की बात करें जिसमें जनसंख्या मतलब डेमोग्राफी, जनसंख्या का जो वितरण है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पॉपुलेशन कैसे काम करती है, नगरीकरण कैसे काम करता है, माइग्रेशन कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। अगले वाला आपके सामने अर्बनाइजेशन के बारे में, अर्बनाइजेशन कैसे काम करता है और माइग्रेशन कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? तो जनसंख्या से संबंधित आपके सामने सारी चीजों के बारे में बताना है। अब जनसंख्या में भी आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला पॉइंट पढ़ना होता है जनसंख्या वृद्धि, कि पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या वो उसका कैसे विस्तार देखने को मिल रहा है, वितरण कैसे देखने को मिल रहा है। भाई जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो आज भारत जनसंख्या के नाम पर पूरी दुनिया में पहले स्थान पे पहुंच चुका है। समझ में आ गया? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है घनत्व और लिंग अनुपात। ये दो ही पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होता है। जनसंख्या विस्तार में घनत्व व लिंगानुपात के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और आपके सामने सेक्स रेशियो क्या होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। माइग्रेशन अगले वाला टॉपिक क्या है? माइग्रेशन वाला टॉपिक है। माइग्रेशन मतलब प्रवासन। क्यों एक व्यक्ति आपके अपने क्षेत्र से, अपने घर से निकलकर दूसरे क्षेत्र में जाकर जो बसता है उसी को क्या कहा जाता है? उसको प्रवासन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रवासन के नाम से जाना जाता है। तो वो प्रवासन, माइग्रेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है आपके सामने, और उसके पीछे क्या तो कारण होते हैं और उसके पीछे क्या परिणाम होते हैं, क्या होते हैं उसके पीछे, क्या तो रीजन है और क्या उसके पीछे रिजल्ट होते हैं। हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण। अगले वाला नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की बात करें, नगरीकरण की बात करें तो अर्बनाइजेशन की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, क्या प्रमुख प्रारूप हैं, क्या है, क्या प्रमुख प्रवृत्तियां, क्या प्रमुख प्रारूप है, क्या समस्याएं और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। एक लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर रीजन से संबंधित आपको चीजों को पढ़ना होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपके सामने कौन कौन से प्रमुख कृषि प्रदेश हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या समाधान है, और हरित क्रांति ने कैसे काम किया उसके बारे में आपको बताना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अपन बढ़ने से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं भाई।
पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर जिसके बारे में पढ़ना है, भारत में जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए। क्या बताना आपके सामने, जो भारत है, भारत में जनसंख्या का वितरण क्या होता है, भारत है उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, उसकी जो पॉपुलेशन है उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी कितनी है, क्या है पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसे कितनी है, उसके बारे में आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एनालाइज द फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ इंडिया। क्या बताना आपको, कौन कौन से वो प्रमुख फैक्टर हैं, क्या है, कौन कौन से वो आपके सामने प्रमुख फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, किसको अफेक्ट कर रहे हैं भाई, पॉपुलेशन को आपके सामने अफेक्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को अफेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियां समस्याओं का समाधान व वर्णन कीजिए। क्या करना है, भारत में जो नगरीकरण है, भारत का आपके सामने जो नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, क्या है, अर्बनाइजेशन है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि भारत का अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ रहा है, उसकी क्या प्रमुख ट्रेंड है। डिस्क्राइब द ट्रेंड्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। कैसे जो ट्रेंड्स है वो फॉलो हो रहे हैं, उन ट्रेंड्स के बारे में बताना है, प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के प्रभावों, भारतीय कृषि की समस्याओं और विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके क्या क्या इंपैक्ट हुए इंडियन एग्रीकल्चर में, आपके सामने क्या कौन कौन सी प्रमुख प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या करना है आपको, क्या इंपैक्ट रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का और कौन कौन से प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में, उनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। तो ये कुछ प्रश्न थे इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 4 से संबंधित, जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। एक पॉइंट के हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में आपने पढ़ा अपवाह तंत्र और मृदा के बारे में, यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड में खनिज और उद्योगों के बारे में पढ़ा, और आपके सामने यूनिट नंबर 4 में जनसंख्या व कृषि के बारे में, पहले वाले में जलवायु था, सॉरी मैंने गलत बताया भाई, पहले वाले में जलवायु के बारे में पढ़ा, दूसरे में अपवाह मृदा के बारे में पढ़ा, तीसरे में खनिज उद्योग के बारे में पढ़ा और चौथे में आपने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। ये आपके सामने 4 प्रमुख यूनिट है, इन चारों के बारे में आप पूरा का पूरा सिलेबस देखा आपने, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा है। अब आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, 40,000 का अपने टारगेट दे रखा है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई।